अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नेनुआ की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, जैविक गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय ले रहे किसान की सफलता की कहानी। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं, वो इस समय इन खेतों में नेनुआ की बुआई कर आने वाले समय में अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है कि नेनुआ की बुआई वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाए। तो नेनुआ की बुआई करते समय किन किन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। किसान भाई, अभी जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो अगर नेनुआ की खेती करें तो निश्चित तौर पे वो समय से पूर्व उनका जो उत्पाद है वो बाज़ार में होगा। जो लगाने का उचित समय है वो आप जनवरी से अगर शुरू कर देते हैं नेनुआ की खेती, तो निश्चित तौर पे आप उस वक्त के बाज़ार को पकड़ पाएंगे जिस वक्त बाज़ार में नेनुआ का अच्छा रेट मिलता है। इसके साथ साथ ही आप अगर बाद में भी लगाना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मार्च तक आप गर्मा नेनुआ की खेती कर सकते हैं। ये गर्मा मौसम है। तोरई यानी नेनुआ की अधिक उपज के लिए आपको खेत तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें खाली खेत में सबसे पहले एक गहरी जुताई करें। उसके बाद अवांछित फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर 2 बार उथली जुताई करें। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। भाई, अगर आपने मिट्टी की जांच कराई तो अच्छी बात है। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है नेनुआ की खेती के लिए, तो आप 100 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा का उपयोग करेंगे, जिसमें से जो आपका नत्रजन है उसका 1/3 भाग और स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय लगा देंगे। उसमें जब आप रोपने जाएंगे खेत में उस वक्त में उस मात्रा का प्रयोग करेंगे। शेष जो नत्रजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आप अपने खेत में ऊपरी निवेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। तोरई के अच्छे उत्पादन में उन्नत प्रजातियों का अहम योगदान होता है, अतः इसके लिए विश्वसनीय स्थानों से ही बाजों की खरीदी करनी चाहिए। कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त होंगी, तो उसमें राजेंद्र नेनुआ 1, राजेंद्र सुप्रिया, पूसा चिकनी जो है अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो जहाँ से भी आप बीज खरीदें वो आपका विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके ज़िले में जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। इन किस्मों का 3 से 4 किलोग्राम बीज अगर आप लेते हैं तो आपकी खेती 1 हेक्टेयर में हो पाएगी। किसान बंधुओं, जो नेनुआ के बीज हैं, जो 3 से 4 किलोग्राम बीज आप 1 हेक्टेयर के लिए खरीदेंगे, निश्चित रूप से उस जो अगली फसल है आपकी उसको रोग से बचाने के लिए बीज उपचार करना आवश्यक है। और इसके लिए जो है हम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में 2.5 ग्राम की दर से वीटावैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो सही पौधा हो, रोग मुक्त पौधा हो।
लगाने के समय ये ध्यान रखना है कि एक तो सीधी विधि है, आप उस विधि से अगर लगाते हैं तो दोपहर के बाद ही मुख्य खेत में बीज को लगाने का प्रयास करें। दूसरी जो विधि है वो थल्ला विधि है, उसमें थल्ला पे एक जगह पे 3 से 4 बीज हम लगाते हैं और स्वस्थ पौधों को रख लेते हैं, बाकी जो पौध है उसकी छटनी करते हैं। तो उस विधि से भी अगर आप लगाते हैं तो बीज उपचार करना आवश्यक है। बीज को रात भर जो है जूट के बोरे में डाल के अगर आप फुलाते हैं तो अच्छी बात होगी। उसके बाद जब आप बीज लगाने जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि जो दोपहर का धूप है वो जब निकल जाए, थोड़ा सा दिन जब ढलने की ओर जाए तभी लगाना चाहिए। तोरई की बुआई 1 मीटर कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए करना चाहिए। इससे पौधों का विकास ढंग से होता है, साथ ही अन्य कर्षण कार्यों को करने में आसानी भी होती है। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। मेड़ों के किनारे बीज बोने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पौधे की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल के आरंभ में अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, तोरई की बुआई करने पर आप प्रति एकड़ क्षेत्र से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जैविक गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय ले रहे किसान की सफलता की कहानी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बिगड़ती भूमि और मानव स्वास्थ्य के हित में अब जैविक कृषि की ओर किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप आज के समय में बहुत से किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और उसमें काफी सफल भी हो रहे हैं। उन्हीं किसानों में से एक हैं प्रगतिशील किसान दीवान सिंह, जो कि जैविक विधि से गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय कमा रहे हैं। और आज मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि जैविक खेती उनके लिए कैसे लाभकारी साबित हुई। मैं एक जैविक खेती कर रहा हूँ, 0 बजट प्राकृतिक खेती, और इसमें हमारे पास में लगभग 400 किसान हमसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम खेती करवा रहे हैं जैविक। और हमारे पास में 1000 बीघे ज़मीन जो गन्ना उगा रहे हैं उसमें जैविक जी। ये किसान स्वयं तो जैविक गन्ने की खेती कर ही रहे हैं, साथ ही लगभग 400 किसानों से भी जैविक खेती करवा रहे हैं और उनके गन्ने को मिल की तुलना में अधिक कीमत देकर खरीदते हैं और जैविक गुड़ और जैविक शक्कर बनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं। अगर हम जो अपना बनाते हैं ना, ये गुड़ जो बना रहे हैं, इसमें जो हम आत्मनिर्भर है, अपना कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। कोई नहीं, पैसा हमारा नगद है जेब में। अगर भाव बाजार में कम भी होता है तो कोई नहीं, नगद पैसा हमारी जेब में है। तो इसलिए जो हम जो अपना गुड़ बना के खुद अपना बेचते हैं उसको। जैसे हमारा 500 लीटर रस आया, उसको पकाने के बाद में हमारे पास जो 50-60 किलो माल जो है तैयार हो जाता है। उससे शक्कर भी लगभग इतनी हो जाती है, शक्कर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शक्कर तो हमारे पास में जो है उसको हम सुखाते हैं, 2 दिन सुखाने के बाद में हमारी जो बाहर कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट है वो ले जाती हैं उनको। गुड़ भी हमारा जो ऑर्डर के हिसाब से जो कहीं से आता है ऑर्डर, उसी हिसाब से हम तैयार करते हैं, उसको वो ले जाते हैं गुड़ मात्रा में। लोकल में हमारा गुड़ भी काफ़ी मात्रा में बिक जाता है। शक्कर तो हमारी जा रही है 45 रुपये किलो और पैक करके सुखा के जी। और गुड़ भी लगभग यही भाव जा रहा है हमारा बाहर, 45-50 के रेंज में, 40 रुपये 40 के हिसाब रेट कर रखा है लोकल के लिए। यदि 1 एकड़ में इनके आय और व्यय पर एक नजर डालें तो वह इस प्रकार है। गन्ने का कुल उत्पादन 240 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का उत्पादन 23 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का बाजार भाव 4500 रुपए प्रति कुंतल, कुल आय
3,500 रुपए प्रति एकड़। फसल की बुआई से लेकर गुड़ बनाने का खर्च 33,000 रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय 70,500 रुपए। हाँ, ये किसान भाइयों, जो हमारे जो चीनी मिल में जो गन्ना जाता है उससे हमें इसमें जो अधिक लाभ मिला है। अपना लगा रखा हमने, वहाँ तो हमारा जो है 280 रुपये के भाव में जाता है गन्ना, और पैसा मिले या ना भी मिले, और पूरा रात दिन वहीं रहना पड़ता है मिल में। और भी इससे जो है, एक तो हम किसानों को रेट ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, अपने मिल से रेट ज़्यादा है हमारे पास में। जो ऑर्गेनिक किसान हैं उनके हमारे मिल से कम 30-35 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं फालतू बोनस के रूप में, जो जैविक कर रहे हैं खेती। अगर हम 10 कुंटल गन्ने की बात करते हैं तो 10 कुंटल गन्ना हमारा जो है चीनी मिल में 2,800 रुपये का बैठता है, और हम लेते हैं उसको यहाँ 3,200 रुपये में। और उसमें जो माल तैयार होता है, हमारा जो माल है 4,000 रुपये, 4,500 रुपये के लगभग निकल जाता है। और उसमें जो है हमारा 1 कुंटल पे 500 रुपये खर्च आ जाता है एक्स्ट्रा 1 कुंटल माल पे। कुल मिला के हमारे पास में जो है ये 600-700 रुपये हमको खर्चा सब निकाल के, सब लोअर पेवर का सब निकाल के हमको बच जाता है 1 कुंटल पे। अब उसके लिए हम जो है सबसे पहले ज़मीन देखते हैं कैसी है, उसमें उर्वरक तो नहीं ज़्यादा, रासायनिक का प्रयोग तो नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए हम जो उसकी सबसे पहले देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद। उसके बाद हम जो बीज, जैसे गन्ना बोएंगे उसके बीज को शोध करते हैं बीजामृत से। उसके लिए है हमारे पास में अदरक है 1 किलो, लहसुन है 1 किलो, हरी मिर्च, तंबाकू है, नीम के पत्ते हैं, आखे के पत्ते हैं, और जी ये जिसकी धतूरे के पत्ते हैं। इन सबको मिक्स करके गौमूत्र में उबाल लेते हैं। 4 बार हम इसको उबालते हैं। 4 बार उबाली करने के बाद जब ठंडा हो जाता है उसके बाद में हम उसका स्प्रे करते हैं गन्ने में। शोध करने के बाद में फिर उसको हम गन्ने को बुआई होती है। बुआई के बाद उसके बाद पहली उसके जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वैसे लिए हमने, हमारे पास में है जीवामृत। हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं हर पानी पे जीवामृत, और उसका ही छिड़काव। जीवामृत में हमारे पास में गौमूत्र है 10 किलो, और जी गुड़ 1 किलो, 1 किलो बेसन, और 10 किलो देसी गाय का गोबर, और बाकी इसमें 2 लीटर पानी में इसको मिला लेते हैं, और 48 घंटे के बाद में तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी वो डालते हैं जीवाणु मिट्टी, जो केमिकल रही तो पेड़ के नीचे की, तो उसके हमारे 48 घंटे में तैयार हो जाता है। और 1 ड्रम हमारा ये 5 बीघे में काम करता है ज़मीन पे। और स्प्रे में हम डाल लेंगे तो हम इस पर फसल के अनुसार डालते हैं। छोटी फसल है तो 1 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी है 2 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी होगी 3 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी में 4 लीटर। लास्ट में हम 10 लीटर तक का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 बीघा में। उसके बाद में जो है हम इसको जो हर पानी पे ऐसे ही देते हैं इसको। अब गन्ना हमारा जब तैयार हो गया उसको फिर हमने जो है अपना एक क्लेसर लगा रखा है गन्ने को पिड़ाई के लिए, उससे हम जैविक गुड़ तैयार करते हैं। अब उसके लिए 10 माह से 12 माह तक के गन्ने को छिलाई करते हैं शुरू में। उसको छिलने का तरीका तो सब वही है, पहले वाले ही जिस तरह से छिलते हैं। साफ़ सफाई करनी, जड़ जुड़ बिल्कुल साफ, मिट्टी ना कोई लगी है। उसके बाद हम क्लेसर में लाते हैं उसको, कोल्लू में पीटते हैं उसको। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पे। कम से कम हमारे पास में ऐसे हमारे कोल्लू में 20 जगह रस की छनाई होती है। उसकी छनाई होने के बाद में साफ़ सुथरा हुआ के उसके बाद में उसको जब हम जैविक गुड़ बिना मसाले का, कोई उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं। लेबोरेटरी टेस्ट करने पर भी कोई इसके अंदर कोई हानिकारक कोई तत्व नहीं होते। हमारे पास 4 कढ़ाई की भट्टी है जी। उस भट्टी में हमारे पास अब तो शुरू में तो स्टार्टिंग में जो रस जाता है उसके जो सफाई के लिए ही काम आती है। उसके बाद जो कम सफाई हो रहती जाती है उसके आगे दूसरी भट्टी में सफाई होती है। लास्ट वाली भट्टी में पूरा जो हमारा माल तैयार हो जाता है। इसमें लगभग ऐसा जाता है 500 लीटर के करीब एक भट्टी में ही। तो फिर उसको ऐसे ही वो कम धीमी आंच पर पकता है पहले, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके आखिरी में जो है सबसे हाई टेम्परेचर पे हमारा रस तैयार हो जाता है पक के। अब उसके गुड़ के लिए अपने पे ऐसे ही वो फिर अपने चाक पे लेते हैं उसको। जब हमारा रस जो पक के पूरा टाइट हो जाता है उसके अंदर हम कोई केमिकल तो डालते नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं डालते। सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो जो
उबाल आता है ऐसे ही लगभग 50 ग्राम का। सरसों तोल डालने के बाद जैसे हमने चाक पे लिया, उसके बाद में हम उसमें अंदर खाने का सोडा लगभग 20 ग्राम डालते हैं 50-60 किलो गुड़ में। उसके बाद में फिर उसको जो गुड़ तैयार हो जाता है हमारा, वो जब जैसे हमारी चाशनी तैयार हो जाती है हम वैसे उसको जो किसी ही तरीका का आकार दे सकते हैं, उसको बर्फीनुमा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसका। हम तो जो बर्फीनुमा गुड़ ज़्यादा बनाते हैं इसको। और मैं उसके बाद में कुछ एक भट्टी पर हम शक्कर बनाते हैं। शक्कर में भी ऐसे ही जैसे वो शक्कर तैयार हुई चाशनी, उसको जो उस पर जाली पर डाल के उसके जो पाउडर है हमारे पास में अब तो ही, उससे उसकी रगड़ाई करके शक्कर तैयार हो जाती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। अच्छे उत्पादन हेतु अरहर का फसल में फली छेदक की रोकथाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में अरहर की फसल इस समय पुष्पन से लेकर फली में दाना भरने की अवस्था में है और फसल की इन अवस्थाओं में फली छेदक कीट का प्रकोप होता है, जिसके समय रहते रोकथाम नहीं करने पर ये कीट फलियों को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से अरहर की उपज में काफी गिरावट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप इस हानिकारक कीट को कैसे पहचानेंगे और इसकी रोकथाम किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार से। अरहर लगाए हुए हैं अभी, तो उनके पौधे पर फलियां आ गई होंगी। तो इस समय जो फलियों में लगते हैं कीट, वो मुख्यतः हैं ग्राम पॉट बोरर, दूसरा है स्पॉटेड पॉट बोरर और तीसरा है पॉट फ्लाई। तो मुख्य यही 3 कीट हैं जो कि फलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राम पॉट बोरर। तो सबसे पहले किसान भाई, ग्राम पॉट बोरर अगर आपके फलियों पे लगा है या पौधे पे लगा है तो कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राम पॉट बोरर है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो इसके वयस्क पतंगे होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं और जिनकी अगर आप देखेंगे पंखों की लंबाई तो लगभग ये 35 मिलीमीटर होती है और ये मादा के केस में 40 मिलीमीटर होती है जब ये पंख अपनी खोलती हैं। तो दूसरा है, इसके अगली जोड़ी पंखों पर भूरे बिंदु होते हैं जो कि धारीदार रेखाएं बनाती हैं तथा ऊपर की तरफ काले रंग के तिकोने धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा है इनका जीवन चक्र। तो सबसे पहले है कि आप देखेंगे कि जो वयस्क मादा होती है वो आपके जो अरहर का पौधा है उस पर एक एक अंडे करके देती है, पूरे पौधे पर भी दे सकती है और ये खास करके अंडे देती हैं जो नया सूट निकलता है अरहर में उस पे, या जो फूल होते हैं या फल उसके ऊपर वो अंडे देती है। जैसे अंडे हैच होते हैं तो इसके जो पिल्लू होते हैं अर्ली स्टेज में काफ़ी तेज़ी से जो पत्तियां हैं, जो नई पत्ती निकलती हैं उसको काफ़ी तेज़ी से खाते हैं और जो उनका जो क्लोरोफिल कंटेंट है जिससे कि पौधे खाना बनाते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फूल रहता है और फलियाँ रहती हैं तो वो उनको अटैक करती हैं और ये फलियां को खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर फली में खा रही है तो सबसे आसान पहचानने का तरीका है कि ये जो फलियां खाती हैं वो आधा भाग फलियां के अंदर रखेगी और आधा भाग फली जो होता है उसके बाहर रखती है। आप देखेंगे कि जो इसका पिल्लू होता है लगभग 13 से 19 दिन में वयस्क हो जाता है, मतलब कि ये अपने जीवन चक्र में लगभग 25 से 35 जो फलियां हैं उनको बर्बाद कर सकता है। तो आप इसका प्रकोप देखें अपने खेत में कि अगर ज्यादा है तो। किसान भाइयों, अभी आपने फली छेदक कीट की पहचान और जीवन चक्र के बारे में जानकारी ली। आइए अब बात करते हैं खड़ी फसल में इस कीट के नियंत्रण के बारे में। फली छेदक कीट के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था पर कीट ग्रसित फलियों को तोड़कर नष्ट कर देने पर इनका प्रकोप कम हो जाता है तथा इस कीट का जैविक नियंत्रण हेतु फसल में NPV 250 LE का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। इसके अलावा नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना लाभप्रद होता है। अगर इन दवाओं की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो रासायनिक दवा इंडोक्सकार्ब की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे फसल में फली छेदक कीट का नियंत्रण हो जाता है तथा अरहर की फसल में अच्छी फलियां बनेंगी और आपको अधिक उपज प्राप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक जीवनलाल यादव ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जीवनलाल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बसंतकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। कम लागत में ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करने की तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।